हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज है 25 फरवरी और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की और अदर मार्केट की। ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें तो आज कुछ ऐसा हुआ कि एक टाइम पे निफ्टी 25,600 के आसपास थी। ठीक है। और उसके बाद से मतलब 25,640 650 जाने के बाद से एकदम से निफ्टी नीचे आ गई और एक टाइम पे तो लग रहा था कि 25,400 और कल का जो लो था वो भी ब्रेक हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं और 25,400 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई। बट ऐसा क्या हो गया कि मतलब एकदम से सडन 25,650 से 25,400 मतलब 200-250 पॉइंट का फॉल आ गया। ठीक है। और मार्केट में, लाइव मार्केट में किसी को पता नहीं चल रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। स्पेशली जो आधे घंटे में ऑलमोस्ट 600 से 450 मतलब आधे घंटे के अंदर 150 पॉइंट निफ्टी का गिर जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लग रहा था न्यूज़ बेस्ड है बट कुछ खास अ, मतलब न्यूज़ वगैरह कुछ खास आया नहीं कि क्या चक्कर है। हो सकता है कि बाद में कुछ पता चले। तो अभी थोड़ा सा हम निफ्टी पे बाद में बात करते हैं। पहले हम सिल्वर और गोल्ड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद से डाउ जोन्स नैस्डैक पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद से निफ्टी और इंडियन मार्केट पे आएंगे। तो सिल्वर पे जंप करने से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है एनएससी की तरफ से कि अभी क्या है कि अभी जैसे इंडियन इन्वेस्टर है तो वो यूएस मार्केट में या फिर ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, जापान का मार्केट है, यूके है, फ्रांस है, ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है। ऑल्दो यूएस के कुछ ईटीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं नैस्डैक के। ठीक है। तो उसके अलावा कुछ खास हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा था जिसको एक ग्लोबल लेवल पे मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हो तो। बट अभी क्या है कि अभी एनएससी ने अनाउंस किया है कि मतलब 3 से 6 महीने के अंदर 30+ कंट्रीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू इक्विटी और थ्रू ईटीएफ। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई थी और मुझे लगता है कि इसके आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि सपोज़ इंडियन मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर बहुत पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मतलब इंडिया के बाद सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकॉनमी है वो ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ताइवान है। ठीक है। इवन श्रीलंका भी है। ठीक है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो मैसिव ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं। और उसका जो एडवांटेज है वो एक इन्वेस्टर कैसे उठा पाए जो इंडिया में बैठा है या फिर किसी अदर कंट्रीज़ में बैठा है। तो उसके लिए एनएससी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और 30+ कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि मतलब 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से हमारे पास कैसे आता है और वहाँ पे क्या क्या हमें, इवन इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि मतलब हम फ्रैक्शन में भी बाई कर सकते हैं। सपोज़ एप्पल का कोई स्टॉक हमें बाई करना है तो हम 0 पॉइंट जो यूएस में ऑलरेडी चल रहा है। यूएस में ऐसा है कि जैसे $100 का कोई स्टॉक है और आप उसमें $1 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो $1 $5 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको फ्रैक्शन में कहा जाता है। ठीक है। तो उसी बेस पे इंडिया में भी हम फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर पाएंगे। ठीक है। तो सपोज़ कोई 1,000 का स्टॉक है तो उसमें हम ₹30 का, ₹40 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ₹50 का, ₹100 का, 200 का, ऐसे करके। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अभी। तो अभी हम अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या है कि सिल्वर अभी 91 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, 90+ में है। और इसके पहले जब हमने बात की थी कि मतलब जो कैंडल बनना चाहिए वो किस तरीके से बनेगा तो हमारे फेवर में चीज़ें होंगी। तो अभी देखें तो अभी काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बना हुआ है सिल्वर में, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक पुल बैक, ऑल्दो पुल बैक काफ़ी अच्छा एक आ चुका है। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब मार्च तक, मतलब मार्च मिड और मार्च एंड तक ये जिस लेवल से गिरा था मतलब 100 ईजिली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बना हुआ है। और अभी जो इसका मेन रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 100 और 105 का ही रहने वाला है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ना आ जाए। क्योंकि मेनली क्या है कि अभी देखें तो अभी 65 के आसपास लो गया था, फिर 65 से ऑलमोस्ट 90 तक आ चुका है। और आने वाले टाइम में इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है अपना वो 100 और 105 का रहने वाला है। ठीक है। तो अगर ये इजीली, जैसे यहाँ पे जो
ये वीक था पर्टिकुलर जनवरी का, वो काफ़ी वॉलेटाइल था। मतलब लो देखें तो लो ऑलमोस्ट 74-75 के आसपास गया था, हाई 121 का गया था। तो इस लेवल को ब्रेक करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, 3-4 महीने का। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 मतलब मार्च एंड तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जियो पॉलिटिक्स हिला हुआ है, वो तो काफ़ी टाइम से हिला हुआ है, बट अभी जो केओस चल रहा है हर जगह, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि कमोडिटी में एक अच्छा वॉल मतलब एक अच्छा पुल बैक और आएगा। गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट 5200 के आसपास गया था, बट अभी 5184 के आसपास चल रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा इस पर डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मतलब 5200 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, और अभी इसी के आसपास है। तो जैसे ये ब्रेक करेगा ना, तो जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 5400 और 5600 का रहने वाला है। ठीक है। डाउ जोन्स की बात करें तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इस लेवल पे एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि 48,300 है और 48,000 नेक्स्ट है। अभी एक चैनल में चल रहा था, और अभी देखें तो कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है डाउ जोन्स में, ऑल्दो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्लोज हुआ था। अभी देखना पड़ेगा कि आज की ओपनिंग कैसे होती है। ठीक है। तो अगर ओपनिंग होती है तो जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 49,500 600 के आसपास रहने वाला है, और जो सपोर्ट रहने वाला है वो 48,800 का रहने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 48,300 का लेवल हमें दिख सकता है। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट 66,200 के आसपास चल रहा है, और पिछले 5 महीने से लगातार फॉल कर रहा था। बट अभी लग रहा है कि ये जो 65,000 का लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ऑल्दो इसको सपोर्ट नहीं कह सकते, बट फिर भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब एक बार हो सकता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो 60,000 का है, तो 60,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें 48-50,000 के लेवल तक ये दिख सकता है। ऑल्दो देखते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर इसमें दिख रहा है। तो अभी के लिए बिटकॉइन में मतलब 60,000 62,000 का ही सपोर्ट दिख रहा है। अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो अभी रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा अभी 25,650 का। और अगर हम मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,350 के आसपास। और अगर ये 25,350 का लेवल ब्रेक होता है, फिर हमें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, फिर हमें 25,100 मतलब बेसिकली क्या है कि 25,200 और 25,000 का जो लेवल है वही हमें दिखता है। ठीक है। तो अगर कल कहीं से भी 25,350 का लेवल ब्रेक होता है, फिर यहाँ से नीचे आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हायर हायर फॉर्म हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो 26,000 का लेवल था, फिर इसके आसपास ये सेकेंड टाइम गया है। ठीक है। फिर यहाँ से भी रिजेक्शन है, फिर कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे भी ट्राई किया है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, और ऑल्दो आज भी रिजेक्शन मिला है। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। ठीक है। तो अगर पुल बैक आएगा तो पुल बैक फिर से इस जोन के आसपास आएगा, जो कि है 25,550 25,600 के आसपास। और यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो जो मेन नीचे आने का मतलब अगर नीचे आया तो फिर नीचे में सपोर्ट नहीं है, 25,350 का है, बट वो बहुत बार रीटेस्ट हो चुका है। तो बहुत बार रीटेस्ट होने के बाद क्या होगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो ये इजीली फॉल करेगा, और जब 25,350 के आसपास रहेगा और ये फॉल करेगा तो फॉल बहुत शार्प होगा, फिर हमें 25,200 और फिर 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा। हो गया। ठीक है। तो हमें 25,200 और 25,000 के लिए रेडी रहना चाहिए कल के लिए, इवन फ्राइडे तक पॉसिबल है, क्योंकि एज सच पुल बैक दिख नहीं रहा है, और पुल बैक जैसे आ रहा है वहाँ से एक शार्प सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक की बात करूँ तो HDFC बैंक भी 904 के आसपास आ चुका है, और अभी अगर देखें तो इसका जो सपोर्ट है सेम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। तो इस लेवल पे इसका सपोर्ट दिख रहा है, बट ये भी ब्रेक होने वाला है, और मुझे लगता है कि कल के दिन अगर 900 के नीचे आ जाता है तो कोई मतलब ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ईजिली टच कर लेगा, मतलब 850 860 के आसपास। क्योंकि अगर मैं
जैसे ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन पे मैंने बहुत पहले ही बताया था कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि 880 860 तक आ जाए, और पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है क्योंकि यहाँ पे भी डबल टॉप बना हुआ था। तो खैर देखते हैं, अभी 860 880 का टारगेट रहेगा इसमें, HDFC में। रिलायंस में भी सेम मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद से हो सकता है एक पुल बैक आए, बट पुल बैक के लिए हम वेट नहीं कर सकते। आज देखें तो आज 1400 के नीचे फिर से एक बार आ चुका है, और इसका जो ये लेवल है ना, मतलब 1360 वाला, ये बार बार रिटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम देखें तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी गया है, यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है बार बार, ठीक है। और अभी क्या है कि अभी फिर से, मतलब ऑल्दो उस साइड तो नहीं गया था, बट जुलाई में 1700 के आसपास गया था, फिर वहाँ से करेक्शन आया। उसके बाद से लास्ट 1600 के आसपास गया था, फिर वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 1350 और 1300 के लेवल पे इजीली आ जाएगा, और हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है मतलब 1330, आई मीन 1300 के आसपास, तो हो सकता है कि मतलब इस ट्रेंड लाइन को एक बार फिर से टच करें और फिर यहाँ से एक रिवर्सल लें, ठीक है। क्योंकि इसके प्रीवियस देखें तो यहाँ से, और मतलब यहाँ से एक बार, दो बार, और ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को टच करने का। तो अभी अगर आप सोच रहे होगे कि मतलब मार्केट गिर रहा है, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो अभी किस सेक्टर में या फिर किस स्टॉक में जाना बेटर रहेगा? क्योंकि देखो, हर मार्केट में ना कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो कि मतलब बियॉन्ड मार्केट, मार्केट जैसे गिर रहा है उसके अगेंस्ट जाके ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसमें से अभी देख लो आप, बैंकिंग सेक्टर देख लो, ठीक है, बैंक के स्टॉक देख लो, सारे अच्छा कर रहे हैं। SBI, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक, ठीक है, जितने बैंक उठा लो, IDFC को छोड़ के, क्योंकि IDFC में स्कैम आया था वो सबको पता है, ठीक है। तो उसको छोड़ के जितने भी बैंकिंग स्टॉक हैं, मोस्टली, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली जितने भी हैं सब अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बहुत सारे, मतलब तो नहीं, बट बहुत कम ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, बहुत कम ऐसे सेक्टर्स रहते हैं जिसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है, पोटेंशियल रहता है, ठीक है। तो उसमें से तीन चार सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। उसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि और कुछ खास सेक्टर्स थे। NBFC भी बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ है, और इसके बाद से हम्म, कुछ खास नहीं है। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि टाटा स्टील है, JSW स्टील है, NMDC है, बैंकिंग में यूनियन बैंक, SBI, कैनरा बैंक, PNB, तो ये सारे बैंक हैं। इवन जो छोटे छोटे बैंक हैं, जैसे उत्कर्ष फाइनेंस हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक करके है, तो बहुत सारे जो बैंक हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनमें भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इवन JNK जो बैंक है, 112 के आसपास दिख रहा है, अभी रिसेंटली 115 का हाई लगा के आया है। तो अगर 115 का लेवल ब्रेक होता है इसमें, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 130 135 तक तो ईजिली जा सकता है। तो इतना ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है इसमें, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में अभी ठीक ठाक पोटेंशियल है। अगर आप SBI का देखो तो 2-3 महीने पहले 900 के आसपास था, 960 980 के आसपास, 1000 जब फर्स्ट टाइम गया था वहाँ से नीचे भी आया था, बट उसके बाद से फिर से ये 1200 टच कर चुका है। और मुझे लगता है कि ये दो तीन ऐसे बैंक्स हैं, जैसे कैनरा बैंक है, SBI है, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 5-6 साल 7 साल अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो 2x 3x तो ईजिली होएंगे ही होएंगे, ठीक है, अगर कुछ बड़ा बुरा नहीं होता है तो, ठीक है। बाकी और अभी डिफेंस स्टॉक जो है बहुत ही बेकार चल रहा है, और डिफेंस स्टॉक ने मुझे भी पर्सनली बहुत झटका दिया, क्योंकि मेरा जो होराइज़न था बहुत शॉर्ट टर्म का था, और उस चक्कर में मैं फंस गया। तो अभी देखें तो लास्ट टाइम जो बजट के आसपास टाइम था, बजट के आसपास काफ़ी अच्छा गया था, ऑलमोस्ट 46-4700 के आसपास, बट उसके बाद से ये गिरना स्टार्ट हो गया, और अभी देखें तो 4000 के आसपास आ चुका है।
बट अभी क्या है कि अभी लग रहा है कि मतलब जैसे जैसे इंडेक्स गिर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, इसमें अभी कुछ खास पोटेंशियल है नहीं, और डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो डाउन साइड में मुझे लगता है कि ये 3700 जिस दिन भी ब्रेक करेगा ना, फिर 3000 3200 के लिए ईजिली आएगा। तो जिस दिन ये 3000 के आसपास आया, फिर उस दिन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेश बाइंग के लिए, और फिर यहाँ पे एंटर करना बेटर रहेगा, क्योंकि एच एल का एच एल के अंदर, जी आर ए सी के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है, फ्यूचर में। बट शॉर्ट टर्म में ये थोड़े से नेगेटिव दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।